नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मास्टर स्ट्रोक में। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। कोरोना से पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है। आप हमारा यकीन मानिए, पूरे देश में बहुत बुरा हाल है। अस्पतालों में बिस्तर नहीं बचे हैं और एक भी शब्द अतिशयोक्ति नहीं है। शमशान घाटों पे चिता की लकड़ी नहीं बची है। कब्रिस्तानों में एडवांस में कब्रें खोद कर रखी जा रही है क्योंकि कोरोना की वजह से मौत होना तय माना जा रहा है। हमारी ये बात आपको डरावनी जरूर लग रही होगी, लेकिन ये सच्चाई है और सच्चाई बहुत कड़वी होती है। देश की असली समस्या कुंभ जैसे ऐसे आयोजन भी है। आज हरिद्वार में सोमवती अमावस्या पर यह दूसरा शाही स्नान हुआ। मेरे साथ में चल रही तस्वीरों को देखिए। आस्था कोरोना पर हमेशा ही भारी पड़ी है और आज भी ऐसा ही हुआ है। खुद कुंभ प्रशासन ने यह कहा कि बहुत से साधु कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। आज ओवरऑल हरिद्वार में 400 के पार पॉजिटिव लोगों का मामला गया है। लेकिन हम कुंभ को ही क्यों कहें? देश में लगातार ऐसे आयोजन हो रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक रैलियां ही क्यों ना हो या फिर कोई दूसरा आयोजन क्यों ना हो। और इसीलिए आज देश में 1 साल पुराने हालात लौटने शुरू हो गए हैं। आज मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी देखिए, ये तय कीजिए कि आप कोई भी लापरवाही नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपसे लापरवाही हुई तो फिर अपनी हालत के लिए मुझे कहते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन आप खुद जिम्मेदार होंगे क्योंकि सिस्टम तो बिखर चुका है। जहां नजर जाती है वहीं मरीज दिखता है। कोरोना के हालात दिखा रहा ये वीडियो महाराष्ट्र के उस्मानाबाद का है। ये उस्मानाबाद के सिविल अस्पताल का जनरल वार्ड है। हर बेड पर मरीज है, कोई बैठा हुआ है, कोई लेटा है तो कोई बेहोश है। इलाज के लिए बिस्तर कम पड़ गए हैं, इसीलिए जमीन पर बैठकर इलाज करना पड़ रहा है। यहाँ पर आपको पीपी किट पहने हुए एक नर्स दिख रही है जो जमीन पर लेटी इस महिला का इलाज कर रही है। हालात ये हैं कि वरिष्ठ नागरिकों को कुर्सी पर बिठाकर ही ऑक्सीजन दी जा रही है। महाराष्ट्र में कोरोना से बिगड़े हालात की दूसरी डरावनी तस्वीर बारामती से आई है। वही बारामती जो एनसीपी के प्रमुख शरद पवार का इलाका है। यहाँ के अस्पतालों का भी बहुत बुरा हाल है। यहाँ कुर्सी पर बिठाकर बीमारों का इलाज किया जा रहा है। कुर्सी पर ही उन्हें ऑक्सीजन चढ़ाई जा रही है। बारामती के इस सिल्वर जुबली अस्पताल में 92 बेड है, लेकिन यहाँ कुल 190 मरीजों का इलाज किया जा रहा है, यानी दोगुने से भी ज्यादा। इन हालात में जिसे कोरोना ना भी हो तो हो जाए। नागपुर से तो ऐसी तस्वीर आई है जिसे देखकर ही डर लगने लगा। यह मध्य भारत का सबसे बड़ा अस्पताल रेफरल हॉस्पिटल है। सबसे पहले आप इन डॉक्टरों को देखिए जो धरने पर बैठे हैं। डॉक्टरों के खिलाफ मरीजों का धरना तो आपने सुना होगा, लेकिन ये डॉक्टर मरीजों के लिए धरने पर बैठे हैं क्योंकि यहाँ अस्पताल की व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी हैं। इसीलिए डॉक्टरों को धरने पर बैठना पड़ा। यहाँ सुविधाएं कैसे ध्वस्त हो गईं, अब जरा वो इस मोबाइल वीडियो में देखिए। ये अस्पताल के अंदर के इमरजेंसी वार्ड का वीडियो है। हर बिस्तर पर मरीज लेटे हुए हैं, सभी बेहोश लग रहे हैं। आसपास इन मरीजों के तीमारदार खड़े हैं। हाल ये है कि एक एक बेड पर 2-2 मरीजों का इलाज हो रहा है। यहाँ देखिए, इस बेड पर 2-2 महिलाएं लेटी हुई हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस इमरजेंसी वार्ड में आने वाले ज्यादातर लोग कोविड पॉजिटिव हैं, लेकिन अस्पताल की मजबूरी ये है कि उसे कोविड पॉजिटिव मरीज को सामान्य मरीजों के साथ रखना पड़ रहा है। 20 बेडेड कैजुअलिटी है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। उसमें कल 65 पेशेंट्स थे 20 बेडेड कैजुअलिटी पे। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स से 65 में से पॉजिटिव पेशेंट्स आ रहे हैं, जिनके की रिजल्ट जाने के बाद पॉजिटिव रिजल्ट आता है। तो उसमें ऐसा है कि एक बेड पे 3-3 पेशेंट्स अपन रख रहे हैं। उसमें से 2 पेशेंट्स अगर पॉजिटिव आते हैं तो तीसरा पेशेंट उन दोनों को एक्सपोज हो रहा है। तो जो भी इन पेशेंट आ रहे हैं उनको किसी को बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा। जो हमारी 20 बेडेड कैजुअलिटी है वहाँ पे हम 60 पेशेंट संभाल रहे हैं, तो उसके एक बेड पे हम अप्रोक्स 3 पेशेंट संभाल रहे हैं। 3 पेशेंट को हम एक जो ऑक्सीजन देना एक पेशेंट को लगता है 100% देना पड़ता है, उसमें हम 3 लोगों को डिवाइड करके देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट का इम्प्रूवमेंट कैसे होगा?
जिन मरीजों को अस्पताल के बेड पर जगह नहीं मिली वो अस्पताल परिसर में ही लेटे हुए हैं। कोरोना से बिगड़ते हालात की ऐसी ही एक तस्वीर मुंबई की भी वायरल है। ये मुंबई का मशहूर लीलावती अस्पताल है। एक कोने से सिर्फ और सिर्फ कोरोना मरीज लेटे हुए हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह अस्पताल का कोई वार्ड नहीं है, बल्कि अस्पताल की लॉबी को ही टेम्पररी कोविड वार्ड बना दिया गया है। बेड पर पेशेंट लेटे हुए हैं। सामने लिफ्ट नजर आ रही है। इन लिफ्ट के बाहर ही मरीजों के बिस्तर लगाए हुए हैं। देश में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र की ही हालत खराब है। इसीलिए केंद्र सरकार की एक टीम ने महाराष्ट्र के कई जिलों का दौरा करके अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को दी है। केंद्र सरकार की टीम ने महाराष्ट्र के 30 जिलों का दौरा किया है। सांगली, औरंगाबाद और सतारा जिलों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन होता नहीं पाया गया। बुल्ढाना, सतारा, औरंगाबाद और नांदेड़ में प्रोटोकॉल के मुताबिक ट्रेसिंग का होना नहीं पाया गया। भंडारा और सतारा जिलों में बड़ी संख्या में मरीजों को घरों में क्वारंटीन रखा गया है। महाराष्ट्र के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी भी देखने को मिल रही है। हालात सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि अब तो उत्तर प्रदेश में भी खराब होने शुरू हो चुके हैं। ये लखनऊ का भैंसाकुंड घाट है, जहां चिताएं जल रही हैं। जो शव आपको पीपी किट पहने हुए दिख रहे हैं वो सभी कोविड पॉजिटिव मरीजों के हैं। जो भी एम्बुलेंस घाट पर आ रही है वो कोविड की वजह से मारे जा चुके मरीजों का शव लेकर ही आ रही है। संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और उसी दर से मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। मैं इस वक्त भैंसाकुंड शमशान घाट में हूं, जहां की तस्वीर आपको दिखाता हूं। आप देख सकते हैं कि कोविड पेशेंट्स की जो शव हैं उनका अंतिम संस्कार यहां किया जा रहा है। एक के बाद एक चिताओं की पूरी कतार है। मेरे पीछे की तरफ देखिए, एक लंबी दूर तक जहां तक देखेंगे आप सिर्फ चिताएं हैं। यहाँ पर भी नई चिताएं सजाई जा रही हैं जिन पर अभी शवों का अंतिम संस्कार होगा। और 2 मशीनें यहाँ लगी हुई हैं जो कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार का काम करती हैं, लेकिन उन दोनों मशीनों में जो कैपेसिटी है वो पर्याप्त नहीं बन पा रही है। तो ऐसे में इन शवों का अंतिम संस्कार लकड़ियों पर करना पड़ रहा है। और लकड़ियाँ भी मुझे जानकारी जो मिली है वो कम पड़ गई, तो आसपास के जिलों से नगर निगम की तरफ से इंतजाम कराया जा रहा है। लखनऊ में 2 अलग अलग घाटों पर आज कुल 64 कोरोना पेशेंट का अंतिम संस्कार किया गया। रविवार को लखनऊ के घाटों पर 51 कोरोना संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार किया गया, जबकि शनिवार को सिर्फ भैंसाकुंड बैकुंठ धाम में कोरोना से मरने वालों के 59 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। इसीलिए तो लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ये कह रहे हैं कि लोग अब सड़कों पर मर रहे हैं। डीएम साहब का ये बयान हालात बताने के लिए काफी है। आप अपना आईसीयू बढ़ा दीजिए, आइसोलेशन में डालिए, कहाँ भी डालना है डालिए, मेडिकल प्रोटोकॉल के अंदर, वो आप ज्यादा एक्सपर्ट हैं, ठीक ना। इनको क्या क्या और चाहिए इनको दिलवाना, क्योंकि लोग अब रोडों पे मर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद लोग सुधरने को कहां तैयार हैं। यह मथुरा का प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर है, जहां कोरोना काल में ऐसी विचलित करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। भारी संख्या में यहां बांके बिहारी के मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है, जबकि उत्तर प्रदेश में ये आदेश जारी किया गया है कि धार्मिक स्थलों में एक बार में सिर्फ 5 लोगों को ही प्रवेश मिल पाएगा। लेकिन मथुरा में इस आदेश की धज्जियां उड़ गईं। और हमारी ये रिपोर्ट देखकर आपको समझ में अब तक आ गया होगा कि कोरोना से पूरे देश में बहुत बुरा हाल है। अब तो अधिकारी भी ये कह रहे हैं कि लोग सड़कों पर मर रहे हैं। वाकई हालात इतने ही खराब है। वैसे ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि क्या हमसे कहीं अपना स्वास्थ्य सिस्टम ठीक करने में कोई कमी रह गई है क्या? क्योंकि कोरोना ने हमें अपने हेल्थ सिस्टम ठीक करने के लिए पूरा 1 साल दिया था। लेकिन जो खबरें हमारे पास आ रही है उन्हें देखकर ये लग रहा है कि कोरोना के दबाव में के आगे जो है, इस दबाव के आगे, कोरोना के दबाव के आगे पूरा सिस्टम बिखर गया है। ये गुजरात का सूरत है, जहां जेसीबी मशीन से कब्र खोदी जा रही है, क्योंकि कब्रिस्तान में इतने शव आ रहे हैं कि हाथों से कब्र खोदना अब संभव नहीं रह गया है। इसीलिए कब्र खोदने के लिए मशीन ला दी गई है और एडवांस में ही 30 कब्रें खोदकर तैयार रखी गई हैं। सूरत में 3 कब्रिस्तान आए हुए हैं। 3 में से एक ये मोरा भागोल कब्रिस्तान के दृश्य है, जहां पर
कब्र खोद खोद के मजदूर थक चुके हैं। मशीन का सहारा लिया गया है और उसमें भी एडवांस में कब्र खोदी जा रही है। हम 1, 2, 3 से ज़्यादा हमारे यहाँ मैयत नहीं आती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा है कि कोविड के चलते हुए 8, 10, 12 मैयतें रोज़ाना दफन की जा रही है। तो इसके लिए हमने एडवांस में से जीसीबी लगा के हमने कब्र खोदा के रखी है, ताकि एंड वक्त के ऊपर और मृत्युआंक अगर ज़्यादा बढ़ती है तो उस समय के अंदर उसे हमें जल्दी से जल्दी बॉडी डिस्पोज की जा सके। कोरोना के केस बढ़ने के साथ ही हर शहर में ऐसी ही समस्याएं शुरू हो गई हैं। दिल्ली में ये भी समस्या है कि छोटे अस्पतालों के पास मॉर्चरी नहीं है, इसलिए कोविड पेशेंट की मौत होने की स्थिति में उनके पास डेड बॉडी रखने की जगह नहीं है और पेशेंट के घर वालों को वो शव दे नहीं सकते हैं। ऐसी ही समस्या दिल्ली के दीपक शर्मा के साथ आई जब कोविड से उनके पिता की मौत हो गई। अस्पताल ने बॉडी तो नहीं दी, लेकिन उनके पास शव को सुबह तक सुरक्षित रखने की भी जगह नहीं थी। ऐसे में शहीद भगत सिंह सेवा दल काम आया, जिन्होंने मोबाइल मॉर्चरी की शुरुआत की है। हमने निःशुल्क सेवा शुरू की है। जिस हॉस्पिटल में डेथ होती है, अगर वहाँ मॉर्चरी नहीं है, हमारे को डिमांड आएगी, हम गाड़ी का वहाँ लेके जाएंगे, बॉडी रखेंगे इसमें। अगर हॉस्पिटल कहेगा तो उसके हॉस्पिटल के बाहर ही लगा देंगे प्लग, अदरवाइज उनके घर के पास कोई जगह वहाँ भी लगा सकते हैं। शहर शहर लोगों की ऐसी ही परेशानियां हैं, लेकिन राजनीतिक दल कोरोना से लड़ने के बजाय आपस में भिड़े हुए हैं। मोदी जी, आपने कहा था कोरोना की लड़ाई 18 दिन में जीती जाएगी। आपने घंटी बजवा दी, थाली बजवा दी, मोबाइल फोन की लाइट जलवा दी, कोरोना आगे बढ़ता गया और अब दूसरी वेव है और लाखों लोग कोरोना के शिकार हो गए। आप इवेंटबाजी बंद कीजिए, जिसको भी वैक्सीन की जरूरत है उनको दिलवाइए, वैक्सीन का एक्सपोर्ट बंद कीजिए और जो हमारे गरीब भाई बहन हैं उनको इनकम सपोर्ट एकदम दीजिए। 2 दिन पहले कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी और आज सीधे वीडियो बयान जारी करके वही मांगे दोहरा दी। राहुल गांधी की एक प्रमुख मांग है कि कोरोना की वैक्सीन का एक्सपोर्ट रोका जाए। असल में भारत ने अब तक 86 देशों को 6 करोड़ 47 लाख वैक्सीन डोज एक्सपोर्ट की है और देश में पिछले 86 दिनों में 10 करोड़ 45 लाख वैक्सीन की डोज लगाई गई है। सवाल ये उठ रहा है कि अगर ये वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं होती तो 10 करोड़ 45 लाख और 6 करोड़ 47 लाख यानी कुल 16 करोड़ 92 लाख टीके मौजूद होते। लेकिन ये आंकड़ेबाजी इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि पहले स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई, लेकिन शुरुआत में कर्मचारियों ने वैक्सीन लगवाने में हिचकिचाहट दिखाई। कंपनियां पहले ही भारी मात्रा में वैक्सीन बना चुकी थी। कोरोना की वैक्सीन के जल्द एक्सपायर होने का भी खतरा था, इसलिए भी सरकार ने दूसरे जरूरतमंद देशों को वैक्सीन भेजी। इंडिया में बड़े सारे लोग जो थे उनको वैक्सीन हेजिटेंसी जिसको बोलते हैं वो वैक्सीन में विश्वास नहीं रख रहे थे कि इस वैक्सीन से कुछ होगा या नहीं होगा। और जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं वो अपनी तरफ से उन्होंने काफ़ी सारा प्रोडक्शन बना के रखा हुआ था, तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम जो लाइफ स्पैन है वैक्सीन का 6 महीने दे रखा है WHO ने अप्रूव करके, तो उसका क्या करेंगे वो, उसको तो उनको भेजना ही है। फिर सरकार ने 60 साल से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीन लगानी शुरू की। तब तक भी देश में वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में थी, लेकिन जब 45 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन दी जानी शुरू हुई तो फिर देश में किल्लत पैदा हो गई। भारत के लिए यह भी जरूरी था कि वैक्सीन के बहाने कूटनीति भी चमकाई जाए, क्योंकि कोरोना की वजह से चीन की जो बदनामी हुई थी उसे अपने पक्ष में करने का भारत के पास यह सुनहरा मौका था। भारत एक फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है। भारत ने आगे बढ़कर के बहुत मदद करी है हमेशा से, और इसलिए एक बहुत बड़ा नाम है भारत का इस मामले में। अब रही वैक्सीन, तो हम इसको वैक्सीन हब ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इंडिया में हैं। तो जब अगर आप बना रहे हैं सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ें और वो आपने खुद की उपज नहीं है, क्योंकि उसकी जो सारी रिसर्च वर्क वगैरह ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने किया और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो इसको सप्लाई करेंगे, तो बनाएंगे इंडिया के लिए, तो जरूर नेचुरली जहां होता है वहां का प्रेफरेंस पहले होता है। हालांकि अब कुछ हालात सुधरते नजर आ रहे हैं। जैसे आज 3 दिनों के बाद मुंबई के BKC वैक्सीनेशन सेंटर में टीकाकरण शुरू हुआ। महाराष्ट्र के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर BKC जंबो वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर हूं और एक बार फिर से देखिए
किस प्रकार से लोगों का उत्साह और भीड़ नजर आ रहा है। 45 साल से अधिक आयु वर्ग के लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। देखिए, ये टीकाकरण इसी प्रकार से दिन भर चलते रहता है, चाहे वो सरकारी वैक्सीनेशन केंद्र हो या फिर प्राइवेट वैक्सीनेशन केंद्र हो। वहां पर दिक्कतें आ रही थी क्योंकि वैक्सीन खत्म हो गई थी, पर एक बार फिर से वैक्सीन आने के बाद काफी जोश और उत्साह है। कोरोना से जो कोहराम मचा है उसकी तस्दीक आंकड़े भी करते हैं। कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा हर रोज रिकॉर्ड तोड़ रहा है। अप्रैल महीने में अभी सिर्फ 12 दिन ही हुए हैं, आज 12 अप्रैल है। इन 12 दिनों में कोरोना ने 2020 के लगभग सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी कोरोना का पीक आना बाकी है। कोरोना के कहर पर क्या कहते हैं आंकड़े, समझने के लिए अब मास्टर स्ट्रोक की इस रिपोर्ट को देखिए गौर से। चढ़ता जा रहा है कोरोना का ग्राफ। कोरोना रोज तोड़ रहा है रिकॉर्ड। 2020 से भयानक है 2021 की लहर। पिछले 45 दिनों में कोरोना ने जैसा यूटर्न लिया है उससे चौतरफा कोहराम मच गया है। कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा तो हर रोज ध्वस्त हो रहा है। आंकड़ों से कोरोना का कहर समझने के लिए सबसे पहले ताजा हाल जान लीजिए। देश में अब तक 1,35,27,717 लोगों को कोरोना का संक्रमण हो चुका है, जिसमें 12,01,009 लोगों का इस वक्त इलाज चल रहा है और 1,70,179 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। कोरोना अब बेहद तेजी से पैर फैला रहा है। सिर्फ अप्रैल महीने में कोरोना के प्रतिदिन मामलों में 100% तक का इजाफा हुआ है। 1 अप्रैल को देश में 81,466 नए मामले सामने आए थे, जबकि 5 अप्रैल को 96,982 नए मामले आए। 10 अप्रैल को आंकड़ा बढ़कर 1,52,879 हो गया, जबकि 12 अप्रैल को 1,68,912 नए मरीज देश भर में मिले हैं। कोरोना की इस लहर से देश के हर कोने में लोग दहशत में हैं, लेकिन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा कोहराम मचा हुआ है। देश के कुल करीब 12 लाख एक्टिव केस में से सिर्फ महाराष्ट्र में 47.22% मामले हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में 7.5% केस हैं। तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जहां करीब 6% मामले हैं। कर्नाटक में 5.77 और केरल में 3.72% मामले हैं। इस तरह से देखा जाए तो देश के 70% एक्टिव केस सिर्फ इन्हीं 5 राज्यों में हैं। कोरोना की ये लहर 2020 में कोरोना के कोहराम से कहीं ज्यादा बड़ी और खतरनाक है, क्योंकि 2020 में 24 घंटे में सबसे ज्यादा मामले 17 सितंबर को आए थे, जब एक ही दिन में 97,894 नए मरीज मिले थे, जबकि 2021 में यह रिकॉर्ड तो रोज टूट रहा है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो देश में 1,68,912 मामले आए हैं। सबसे अहम है एक्टिव केस। 2020 में सबसे ज्यादा एक्टिव केस का आंकड़ा 18 सितंबर का था, जब देश में 10,17,754 एक्टिव मरीज थे, जबकि आज ये आंकड़ा 12 लाख के पार हो चुका है। कोरोना के इस रफ्तार पर काबू करने के लिए जरूरी है कि नियमों का पालन किया जाए, सावधानी बरती जाए, क्योंकि छोटी सी लापरवाही आप पर, आपके परिवार और पूरे देश पर भारी पड़ सकती है। कोरोना ने हर किसी को डरा दिया है। इसके साथ ही कोरोना को लेकर एक बार फिर बहुत से सवाल शुरू भी हो गए हैं। सवाल ये कि क्या इस बार कोरोना ज़्यादा खतरनाक हो गया है? क्या कोरोना के लक्षण बदल गए हैं? क्या कोरोना बच्चों को ज़्यादा शिकार बना रहा है? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब एक्सपर्ट से ही जानना ज़रूरी और बेहतर होगा, और इसीलिए हम आपके सामने देश के कुछ जाने माने एक्सपर्ट्स की जुबानी आपको बताते हैं कि कोरोना से जुड़े वो तमाम सवाल जो आपके जहन में चल रहे हैं उनके जवाब क्या है। मास्टर स्ट्रोक की रिपोर्ट ध्यान से देखिएगा और फिर अपने साथियों संग शेयर भी कीजिएगा। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू टेल यू कि हमारे ही अपने कुलीग हैं जिनको दोनों इंजेक्शन लग चुके थे कोविड के, उसके बाद भी इनको कोविड हुआ। जो दोनों टीके लग रहे हैं उससे इतना ज़रूर फ़ायदा हो रहा है कि जो इसकी तीव्रता है बीमारी की, जो इसकी इंटेंसिटी है वो ज़रूर कम है। मगर अगर आपके दोनों टीके लगे हुए हैं, आप कृपया करके ये ना समझें कि आप कोविड से सुरक्षित हैं। जो कोविड से बचने के जो
गाइडलाइंस है उनको फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए, मास्क ज़रूर पहनिए, सैनिटाइज कीजिए और अगर ज़रूरत नहीं है तो प्लीज़ बिल्कुल बाहर मत आएं। दोनों टीके आपको पूरी तरह से सुरक्षा नहीं देते हैं। सीटी स्कैन छाती का जो होता है वो ज़रूरी नहीं है कि कोविड टेस्ट के लिए कराया जाए। अगर कोविड RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव है बट सिम्टम्स स्टिल आ रहे हैं तो 4 से 5 दिन बाद छाती का CT स्कैन कराया जाता है। इसके अलावा छाती का CT स्कैन तब भी कराया जाता है जब व्यक्ति की बीमारी बढ़ रही हो और हमें देखना हो कि सिवियरिटी कितनी है। शुरुआत के कुछ दिनों में CT स्कैन कराने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, वो कुछ भी नहीं बताता है। अगर आपको कोरोना हो चुका है और आपके लंग्स में अभी भी पैचेस हैं तो ऐसी स्थिति में आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग कोविड होता है जिसमें लंबे समय तक के लिए लंग्स में कोरोना का दुष्प्रभाव रहता है और ऐसे में हमें दवाइयां, इनहेलर्स, नेबुलाइजेशन वगैरह लेना जरूरी होता है। साथ ही में आप किसी लंग फिजियोथेरेपिस्ट से बात करके ऑनलाइन लंग एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं और खुद भी आसान सी लंग एक्सरसाइजेस सीख सकते हैं जिससे कि आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़े। और साथ ही में उल्टा लेटना दिन में थोड़ी देर के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उससे हमारे लंग्स के जो पीछे के हिस्से हैं उनमें भी एयर अच्छी मात्रा में जाती है और वो भी एक्सपैंड करते हैं। अगर होम आइसोलेशन में आप हैं तो उनसे थोड़ी सी दूरी बना के रखिए। कोरोना हमेशा जो है, जैसा मैंने बताया, ड्रॉपलेट से फैलता है। अगर वो कमरा बंद है तो उसको हमेशा चाहिए कि वेल वेंटिलेटेड रूम हो, क्योंकि जब आप रूम में इंटर करते हैं तो वो जो है, अगर बंद कमरा रहेगा तो थोड़े से जो है एरोसॉल में भी जो मतलब उसके कण जो है हवा में बहुत देर तक रह सकते हैं। अगर प्रॉपर वेंटिलेशन है तो नहीं रहता है। एक तो आप खुद मास्क पहने, दूसरे जो भी उसके अंदर है मरीज जो है उसको जो है प्रॉपर जो है जो कफ एडिकेट की बात हम करते हैं कि जब भी खांसें छींकें तो कवर कर लें, ढके हुए उसमें बर्तन में डालें उसको, कि वो कम से कम ड्रॉपलेट निकालें, कम से कम फोमाइट पैदा हो, ऐसा करें। अगर हो सके तो आप जो है दरवाज़ा खोल के दरवाजे पे ही रख दें, खाना या पानी जो भी कुछ उनको देना है, दवा देनी है, और वो अपने आप ले लें। तो थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन रखें और सेम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, दोनों लोग ही पालन करें। जी देखिए, हमने अब कोरोना के 2-3 बड़े बड़े वेव्स देख लिए हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली जो इस बार कोरोना का वेव है उसमें सारे ही लक्षण मिक्स होकर आ रहे हैं। मगर जो कुछ नए लक्षण जो इम्पॉर्टेंट हैं वो ये है कि बहुत से लोग डायरिया के साथ, लूज मोशन के साथ आ रहे हैं जिनको कि कोविड निकल रहा है। जो पहले क्लासिकल सिम्टम थे जैसे सांस फूलना, खांसी होना और ज़ुकाम होना, सर दर्द, ये सिम्टम्स बहुत कुछ लोगों में दिख रहे हैं, कुछ में नहीं दिख रहे। कुछ के अंदर सिर्फ शरीर का दर्द, बहुत सीवियर शरीर का दर्द और लूज मोशन, वॉमिटिंग्स ये भी हैं। इनफैक्ट हमारे पास अभी एक मरीज़ आए जिनको कि पेट में दर्द होके खून की उल्टी हुई थी और बाद में हमने देखा तो कोरोना टेस्ट पॉजिटिव थे और लंग्स के अंदर भी उनको सिम्टम्स थे। अगर किसी बच्चे को कोविड हो रहा है तो उसको आइसोलेट होना है सबसे पहले। बच्चे लोग प्रिकॉशंस यूजुअली फॉलो नहीं करते हैं, उनको समझाना पड़ता है, काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। उनको जो भी सिम्टम्स आते हैं उसके लिए दवाइयाँ होती हैं जिसे हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहते हैं, और साथ ही साथ उन्हें अपने पीडियाट्रिशियन से टेली कंसल्ट करके आगे दवाइयाँ लेनी चाहिए। अगर किसी को इस बात का अंदेशा है कि उनको कोरोना का संक्रमण हो गया है तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हमें अपने घर के बाकी लोगों से एक दूरी स्थापित करनी चाहिए, खुद को आइसोलेट करना चाहिए, उनसे मास्क लगा करके बात करनी चाहिए और साथ ही में आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, उनको अपने लक्षणों के बारे में बताना चाहिए ताकि आप आगे की टेस्टिंग कर सके और शुरुआती ट्रीटमेंट भी आप शुरू कर सके। साथ ही में वो आपको ये भी बताएंगे कि घर में किन बातों का आपको ध्यान रखने की जरूरत है और आपको SpO2 अपना, जो कि एक छोटा सा डिवाइस होता है उंगली में लगा करके हम उससे ये देख सकते हैं कि हमारे शरीर का ऑक्सीजन लेवल कैसा है, उसको भी आपको मॉनिटर करना चाहिए कि वो भी अगर 92% के ऊपर ज्यादातर रहना चाहिए। अगर उससे कम हो रहा है तो ये दिक्कत की बात है और आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। तो कुछ जरूरी बातें हैं जिनका हमें खास तौर से तब ध्यान रखना चाहिए जब हम कोरोना संक्रमण से पॉजिटिव हो जाते हैं। और सिवेरिटी जो हमने इस बार कोरोना की देखी है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा है। पहले जो हमारे मरीज़ थे वो माइल्ड से मॉडरेट की कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा थे, मगर इस बार जो शिफ्ट ऑफ रेशो है वो माइल्ड से मॉडरेट की तरफ बहुत ज़्यादा है। मरीज़ माइल्ड कैटेगरी में कम आ रहे हैं,
हमें ज़्यादातर जो इन मरीजों को देख रहे हैं उनको हॉस्पिटलाइज करने का एडवाइस करना पड़ रहा है, बिकॉज उनके सिम्टम्स और उनके सीटी स्कैन दोनों की ही सिवियरिटीज़ ज़्यादा होती हैं, जितना पिछली बार में हमने नहीं देखा था। ऐसा कोई लिटरेचर नहीं है जिसमें हम कह सकें बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ बच्चे में ये चीज़ कोविड की वजह से हो सके, क्योंकि अभी बीमारी नई आई है। लेकिन ये ज़रूर हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो वल्नरेबल स्टेजेस होती हैं, जैसे वृद्धावस्था होती है या जब लेडी प्रेग्नेंट होती है, तो उनकी कहीं ना कहीं जो शरीर की क्षमता होती है प्रभावित हो जाती है। तो ऐसे समय में कोई भी जो बीमारी है उन लोगों पर ज़्यादा असर डाल सकती है। तो मुझे लगता है कि जो प्रेगनेंसी है वल्नरेबल पीरियड है, 2 जान का सवाल है, एक माँ का एक बच्चे का जान का सवाल है। और जरा से भी अगर मान लीजिए बीमारी सीवियर होती है और मृत्यु होती है, तो आप एक तरीके से देखा जाए तो 2 लोग जा रहे हैं, एक माँ जा रही है कि उसका गर्भस्थ शिशु जा रहा। तो प्रेग्नेंट लोगों को और बुजुर्ग लोगों को, इन लोगों को विशेष जो सावधानी है वो बरतने की जरूरत है। जी हाँ, जिनको कोरोना है घर में, अगर आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है तो उनके जो खाने के बर्तन हैं और उनके जो कपड़े हैं दोनों ही वो अलग कर देने चाहिए और इन बर्तनों को अलग धोना चाहिए और इनको मिक्स नहीं करना चाहिए बाकी जो घर के परिवारजन हैं उनके साथ। और ये भी ध्यान रखना चाहिए हमें कि हम इनको अच्छे से अलग से साबुन से धोएं और उनके कपड़े भी हम अलग धोएं, घर की बाकी लोगों के साथ मिक्स नहीं करें और उन्हें फिर धूप में अच्छे से सुखाएं। सबसे जो इम्पॉर्टेंट रिस्क जोन है वो है ही डायबिटिक्स पेशेंट्स के लिए, खासतौर पे उन डायबिटिक्स के लिए जो डायबिटीज़ विद कॉम्प्लिकेशन है, जिनको मेजर कॉम्प्लिकेशन है, साथ में ब्लड प्रेशर भी है, किडनी की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है। आप स्पेशली एक बहुत ही बड़े ख़तरे के जोन में हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको ये गाइडलाइंस जो सोशल डिस्टेंसिंग की हैं, मास्क पहनने की हैं, अननेसेसरी जब कोई ज़रूरत नहीं हो तो घर के बाहर मत निकलिए, सैनिटाइज कीजिए, ये चीज़ें आपको बहुत फॉलो करनी है। क्योंकि अगर आपको ये दिक्कत होती है तो आपकी क्षमता और तीव्र आपके इस शरीर से लड़ने की क्षमता कम होती है और बीमारी की तीव्रता इसलिए काफ़ी ज़्यादा होती है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट ऑल दीज प्रिकॉशंस। और यही सेम चीज़ बीपी के मरीज़ों के लिए जाता है, क्योंकि जब हम इनका ये लोग जब कोविड से एडमिट होते हैं, जब हम इनका इको वगैरह कार्डियोग्राफी कर देखते हैं तो कहीं ना कहीं कार्डियक डिस्फंक्शन हमें इन मरीजों में मिलता है जो बीमारी के खतरे को और ज़्यादा बढ़ाता है। कोरोना के काफ़ी सारे स्ट्रेन्स अब इंडिया में हैं, पुराना स्ट्रेन भी है, नए में यूके स्ट्रेन है जो B117 के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा डबल म्यूटेंट स्ट्रेन भी है। यह स्ट्रेन उतने ही जानलेवा हैं जितने पहले कोरोना में थे, बट डिफरेंस ये है कि ये ज़्यादा कंटेजियस है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को इस पर्टिकुलर स्ट्रेन से कोविड होता है तो वो बहुत काबिल है दूसरे आसपास के लोगों को जल्दी इन्फेक्ट करने में। देखा जा रहा है घर में अगर एक व्यक्ति को कोविड हो रहा है तो प्रिकॉशन लेने के बाद भी पूरे फैमिली को कोविड हो जा रहा है। सीजनल फ्लू में ज्यादातर बहुत तेज बुखार नहीं होता है, हल्का बुखार रहता है और ज्यादातर लोगों की नोज ब्लॉक होती है, बलगम आ रहा होता है, खांसी होती है। जबकि कोरोना में ज्यादातर लोगों को सूखी खांसी ज्यादा होती है और तेज बुखार होता है। और अब जो सेकेंड स्ट्रेन कोरोना का आया है इसमें जरूरी नहीं है कि फ्लू लाइक सिम्टम्स हो सकता है लोगों को पेट में दर्द हो, किसी को उल्टी, दस्त, सर में दर्द, बदन दर्द या जो है आपको अचानक से जो है छाती में दर्द वगैरह हो रहा है, तो ये भी कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। अगर किसी की आंखें लाल हो रही हैं या हाथ पैर नीले पड़ रहे हैं तो ये भी कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। तो बहुत जरूरी है ये समझना इस वक्त कि कोरोना के क्या क्या लक्षण सामने आ सकते हैं। RT-PCR टेस्ट एक जेनेटिक टेस्ट है जो PCR डिटेक्ट करता है, प्रोटीन्स डिटेक्ट करता है कोविड वायरस के। RT-PCR टेस्ट तभी पॉजिटिव आता है जब वायरस नाक या गले में प्रेजेंट हो। कई बार नेगेटिव आती है रिपोर्ट। यदि व्यक्ति को सिम्टम ज़्यादा होते हैं तो CT स्कैन की हेल्प लेनी होती है, जिससे क्लियर हो जाता है कि व्यक्ति को कोविड है या नहीं है। कोरोना से लड़ाई आप तब और अच्छी तरीके से लड़ पाएंगे जब आंकड़ों के लिहाज से आपको पता हो कि ये कितना बड़ा होता और कितना व्यापक होता चला जा रहा है। पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट बता दूं मैं आपको, महाराष्ट्र में कोरोना के 51,751 नए केसेस आ गए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 258 लोगों की मौत हो गई है महाराष्ट्र में। अब देश की राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में 11,491 नए संक्रमण वाले केसेस आए हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 272 लोगों की मौत हो गई। ये तो 24 घंटे में 11,451 नए संक्रमण के केसेस आए हैं, 72 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में आज कोरोना के 6,500 नए केसेस आए। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 6,021 नए केसेस आए हैं। गुजरात में 24 घंटे में कोविड से मरने वालों की संख्या 55 है।
टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।